आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे जुड़िए क्लास में और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। हेलो जी, गुड इवनिंग सभी को, सत श्री अकाल। सभी बच्चे जुड़ जाओ, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप और हाँ, उनके साथ से जाए कि आप लोग जहां कौन सा गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लान किया जाएगा और एक आपको प्रॉपर वे में एक आपको प्रॉपर नहीं, क्योंकि हिस्ट्री मेरे द्वारा कराया जाएगा और एक साल के लिए इसके सब्सक्रिप्शन का कोर्स का प्राइस 36,000 रुपया। ये कमेंट हम लोग का 4 फरवरी को चला गया है। अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कुषाण वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है। चलो, तो आप सभी बच्चे अपना हेडिंग डालिएगा और हम लोग देखते हैं कुषाण वंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है आपके पेपर के लिए। कुषाण वंश, अगर हमारे सामने सबसे प्रथम क्वेश्चन तो ये आता है कि जो कुषाण वंश है, कैसे दिख रहा हूं जी आज? ठीक है, जो ये कुषाण वंश है, या कुषाण वंश का उदय, उदय का कंसेप्ट कि कुषाण वंश का उदय कैसे हुआ, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है और बहुत अच्छा कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। तो थैंक यू। तो इसके लिए दो मुख्यतः सिद्धांत दिया जाता है इसके उदय को लेकर। एक तो सिद्धांत आपको दिया जाता है मंगोल उदय थ्योरी को लेकर, यानी कि इनका जो उदय हुआ वह मंगोलों से इसका उदय हुआ है। तो एक तो कहा जाता है कि मंगोलों के द्वारा इनकी उदय हुआ है, मंगोल से। यही करना तो मेरे को देखो, याद इतनी कि सर मैं आपको जहां चाह रही हूं वहां घुमा रही हूं और उसी टाइम से घुमा रही हूं, तो यही करो, घुमाते रहो तुम। जी, तो मंगोल उद्गम वाली थ्योरी दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट अगर आपसे ये कहा जाए तो दूसरा यहां पर दिया जाता है तुर्क उद्गम। कौन सा दिया जाता है? तुर्कों के उद्गम के बारे में किया जाता है कि इनकी जो उद्गम है वह तुर्क के द्वारा हुआ था। तो दो प्रकार की थ्योरी दिया जाता है। अब दोनों थ्योरियों को आप लोग समझिए किस प्रकार से और क्यों दिया जाता है। मंगोल थ्योरी जो दिया गया है ना, यानी कि मंगोल के द्वारा जो उद्गम है, इसका विवरण की प्राप्ति हमें किससे मिलता है? तो यह चीनी विवरण से हमें प्राप्त होता है। किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है? चलिए, तो किसके द्वारा पता लगता है? तो चीनी विवरण के द्वारा लगता है कि मंगोल थ्योरी। और तुर्क थ्योरी में अगर हम लोग नजर डालते हैं तो तुर्क थ्योरी में हम लोग यह पाते हैं कि जो तुर्कों का सिक्का था ना, यानी कि दोनों का, तुर्कों के सिक्के, ठीक है, तुर्कों के सिक्के और इनके सिक्के, दोनों के दोनों सिक्के क्या है? समान है। दूसरा पॉइंट पे अगर हम लोग नजर डालते हैं तो पदों, यानी कि इनमें जो पद दिया जाता था और इनके लिए जो उपाधियां दी जाती थी, तो ये दोनों की दोनों क्या है? इनकी समान है। पद और उपाधियां भी क्या है? समान है, भी समान है। और इसी के आधार पर यह लगाया जाता है इनका उदय में भी, कुषाण वंश का जो उदय हुआ यह में भी तुर्कों के द्वारा हुआ, लेकिन किससे हुआ ये अभी तक नहीं पता है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। अब हम लोग यहां देखते हैं, अब हम लोग इसकी कहानी को देखते हैं। एक कबीला है जिसका नाम है यूची कबीला। आपको याद रखिएगा कौन सा कबीला का नाम है? यूची कबीला। यूची कबीला, ये सब नाम मिलेगा क्योंकि चाइनीज है ना, तो यूची कबीला नाम है। और यह यानी कि चाइना की तरफ से इसने सबसे प्रथम बार क्या किया? तो पश्चिम के प्रांत में, यानी कि पश्चिम की तरफ यह बढ़ना शुरू किया। और पश्चिम की तरफ बढ़कर, यानी कि कौन सी दिशा में बढ़ना शुरू किया? तो पश्चिम। तो ये पश्चिम की दिशा में बढ़ना शुरू किया और इसने पश्चिम की दिशा में एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ताहिया। ताहिया, तो इसने ताहिया को जीत लिया। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग को पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? एक बार बताना, तो ब्लैक पेज दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। यहाँ इसके उद्गम की थ्योरी का ये था, सब क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर यह है कि जो यूची कबीला है, तो इसने इसने जो होता है सबसे प्रथम बार इस साइड में पश्चिम की तरफ जो होता है चलना शुरू किया और पश्चिम की तरफ चलकर इसने ताहिया को जीत लिया। यह क्षेत्र का नाम है, ताहिया को जीत लिया। और यह क्षेत्र किसके अधीन था? इस क्षेत्र को अगर हम लोग देखते हैं तो यह क्षेत्र पहले पहले शकों के अधीन था, शकों के अधीन था। अब आप ये सोचो कि शकों के अधीन था, तो ये शक तो भारत के क्षेत्रों में थे, तो इन्होंने सबसे प्रथम बार क्या कर लिया? इसको अपने तरफ जो होता है जीत लिया। यही से ताहिया वाला जो क्षेत्र है, इसी ताहिया वाला क्षेत्र में से 5 कबीले सबसे ज्यादा प्रमुख हुए, 5 कबीले सबसे ज्यादा फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। और यही पांचों के पांचों जो कबीले थे, यही कबीला क्या कहलाए? कुषाण वंश कहलाए। यही कहलाए कुषाण वंश कहलाए। समझ में आया? सिर्फ अभी मेरे द्वारा एक पॉइंट बताया गया, एक पॉइंट समझाया गया, ठीक है, कि यूची कबीला क्या था। यहां पर ये ताहिया के क्षेत्र में आ जाते हैं। अब यहां अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यूची कबीला के बारे में 2 पॉइंट्स अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि देखो कुषाण वंश बहुत मेन है आपके पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए अच्छे तरीके से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? यह एक प्रकार से कौन से थे? खाना बदोश। यह क्या थे? खाना बदोश थे। और आधुनिक चीन के सीमांत प्रदेश में रहते थे, सीमांत प्रदेश में रहते थे। बस इतना अब आप लोग जान लिए, इतना क्लियर है। अब हम लोग यूची कबीला का सीधा आ जाते हैं कब का समय अवधि? तो 2nd शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 2य शताब्दी ईसा पूर्व। तो 2nd शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा कबीला है? यूची कबीला। अब देखिएगा, यूची कबीला और एक और है इंगनू कबीला, उन दोनों के बीच में क्या है? झगड़ा होता है। तो यह कौन सा है? एक कबीला है यूची कबीला और एक दूसरी कबीला है हिंगनू। नाम देखिए थोड़ा सा अजीबोगरीब मिलेगा, लेकिन ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हिंग खाने में कोई जो रुचि नहीं है। तो इन दोनों में क्या है? अच्छा, जरा सा रह गया है, लिख लेना इसको, ठीक है। चलो, तो इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में यहां पर युद्ध होता है, झगड़ा होता है। ये दोनों आपस में युद्ध करते हैं। क्योंकि कुषाणों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी और कम शक्तिशाली हिंगनू भी नहीं था, हिंगनू बहुत शक्तिशाली था। ये इस युद्ध में क्या हो गया? जीत गया। और इस युद्ध में क्या हो गया? हार गया। और सबसे बड़ी बात कि जब यूची कबीला का राजा जब पराजित हो गया, तो यूची कबीला के जो राजा था, यानी कि इसका जो राजा था, इसकी खोपड़ी को निकाला गया, मतलब गर्दन काटकर, ठीक है, गर्दन काटकर इसकी खोपड़ी निकाला गया और खोपड़ी में चाय पिया। कौन सा? हिंगनू कबीला के सरदार ने। आप क्रूरता देख सकते हैं कितने, मतलब अपने अपर लेवल पे होगा, कितना क्रूर होगा कि मरे हुए व्यक्ति के कपाल में पानी पीना या चाय पीना।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसने क्या किया, काम किया। अब जब ये हो गया तो यूची कबीला वाले क्या हिंदू कबीला वालों से मिलने का प्रयत्न करेंगे? नहीं ना। और यही रीजन हुआ कि जो यूची कबीला की विधवा थी, यानी कि जो उस राजा की विधवा थी, वो हुन्नू कबीला से मिलने से पूरी तरीके से इंकार कर दिया। और मिलने से इंकार करके या दो ऑप्शन था, या तो हुन्नू कबीला के अंडर में चले जाओ, तो हुन्नू कबीला उससे शादी कर लेता, लेकिन हुन्नू ने यूची कबीला की जो विधवा थी उसने मिलने से इंकार कर दिया। और जब अगर मिलने से इंकार कर देगी तो क्षेत्र तो छोड़ ही देना पड़ेगा। हिंग ने खोपड़ी पसंद था उसे। हाँ जी टिया, आपका देखो आज बच्चों को जो होता है मजा मिल गया है, मैसेज कर रहे हैं सर आज तो हम आप लोग को आपको घुमा घुमा कर परेशान कर देंगे, आपका मोबाइल परेशान हो जाएगा, मैं तो जहां हूं वहीं पे रहूंगा। चलो यहां पर इसके बारे में लिख लेना आप लोग, क्योंकि अच्छी स्टोरी है कि लेकिन यूची राजा की विधवा, यूची राजा की विधवा के नेतृत्व में, विधवा के नेतृत्व में यूची ने, अच्छा यूची ने हिंगनू से के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, करने से मना कर दिया। और जब ये आत्मसमर्पण करने से मना कर देगी तब ये इनका हश्र क्या होगा, तो अब यहां से हट जाओ। और यही रीजन रहा कि अब यूची कबीला वाले नए चरागाह की खोज में आगे की तरफ चल पड़े। यानी कि अब जो यूची वाले हैं यह नए चरागाह की खोज में, अच्छा खोज में पश्चिम की ओर, किस दिशा में, पश्चिम की ओर गए। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इनकी जो संख्या थी ना, वो संख्या लगभग 6 लाख से लेकर 10 लाख के करीब में बताई जाती है। आप इनकी संख्या देख लो, इतना बड़ा संख्या यूची हिंदू से जब ये हार गए, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या लेकर ये उस प्रदेश को, उस प्रांत को छोड़कर ये लोग कहां चल दिए, पश्चिम की दिशा में ये लोग चल दिए, नए चरगाह में। अब अगर नए चरगाह में चल रहे हैं तो क्या इनके लिए चरगाह खुला हुआ रहेगा? ऐसी तो बात नहीं है ना। जब ये लोग आगे, जब ये लोग बढ़ रहे थे, जब ये आगे बढ़ रहे थे, उसी समय देखते हैं ये लोग की एक जगह स्थान खाली है। और वह कौन सा है? चरगाह वाला। एक वहां पर दूसरी जनजाति थी जिसका नाम था बुनसुन जाति। अब आप लोग चाइनीज नाम में आ रहे हो ना, क्या नाम था? बुनसुन जाति। तो यहाँ पर बुनसुन जाति रह रही थी, क्योंकि जाति छोटी सी थी और इनकी जनसंख्या क्या है, काफी ज्यादा है। इन लोगों ने जब देखा, देखो जब ये अपने क्षेत्र को छोड़कर चले हैं तो किसी दूसरे क्षेत्र को तो जितना ही पड़ेगा नहीं इनको। और यही रीजन है कि इन लोगों ने बुनसुन जाति पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, हमला कर दिया। क्योंकि बुनसुन जाति जो थी या सेना में काफी कम थी, और यही रीजन रहा, ये लोग क्या हो गए, पराजित हो गए। और ये लोग इस युद्ध में क्या हो गए, जीत गए। और इस नए जाति पर, यानी कि इस नए जगह पर, नए चरगाह पर ये लोग अपने आप को स्थापित कर लिए। लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसी जातियां थी, मतलब यूची जाति वाले, जो यूची वाले थे, देखो नाम आप लोग को परेशान करेगा, लेकिन समझिएगा कि जो यूची वाले थे, तो इसमें से कुछ यूची वाले चाह रहे थे कि हम यहीं पे रुक जाएं, और कुछ चाह रहे थे कि नहीं हम आगे और भी चरगाह की तलाश में चले। और यही रीजन हुआ कि इसमें से कुछ ने क्या किया, तिब्बत सीमा के पास आ गए। कहां पर? तिब्बत की सीमा के पास आ गए। जो तिब्बत की सीमा के पास आ गए ना, तो उनको कहा गया लघु यूची। क्या बोला गया? लघु यूची। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पश्चिम की ओर चले, पश्चिम ओर गए। तो जो पश्चिम की ओर चले गए उनको क्या कहा गया, महान यूची। पश्चिम की ओर का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उधर से अगर पश्चिम की तरफ आ रहे हो तो भारत ही है ना। और ये जो बानसुन जाति थी, या बानसुन जाति तो तिब्बत के पास ही आकर जो रहती थी, तो तिब्बत में तो पराजित करके लोग बैठ गए, ये लोग अपने आप को रख लिए। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? क्या मुझे पता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा होगा नाम से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। हाँ आ गया। चलिए अब अगर हम लोग देखते हैं यहां पर यूची जातियों को, यूची, अगर हम लोग यूची को देखें तो यूची जो थे ना, इन लोगों ने क्या किया, जो शक रहते थे ना, शकों के जो चरगाह क्षेत्र था, उन पर इन लोगों ने हमला किया, जिसमें शक पराजित हो गए। और यूचियों ने शकों का जो चरगाह था, चरगाह पर अधिकार कर लिया। उन पर, उस चरगाह पर इनके द्वारा क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। अब यहां समझो, जो बासुन है ना, बासुन जाति है, यह जब पराजित हो गया था और इसके क्षेत्र पर यूची वालों ने अपना कब्जा कर लिया था, तो बाशु जाति वालों से रहा नहीं गया, और ये लोगों ने इसको पराजित करने के लिए जो हिंगनू है, हिंगनू जिन्होंने यूचियों को पराजित किया था, उसके पास जाकर मिल गए। हिंगनू आप लोग समझे ना, जो पहले पराजित किया था, तो हिंगनू के पास जो है आकर ये लोग बाचू वाले मिल गए। और जब बाचू और ये दोनों आपस में मिल गए, तो अब यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा जातु है, ये बाचू का है, बुचू, बोशुन एक जाति हो गई। और दूसरा कौन सी है, हिंगनू, हिंगनू, तो हिंगनू हो गई। और अब ये दोनों मिलकर अब किस पर आक्रमण कर दिए, यूची पर। किस पर आक्रमण कर दिए, यूची पर। अब चूंकि जो था हिंगनू ने तो पहले ही इनको पराजित किया था, और अब ये दोनों के दोनों मिल जा रहे हैं, तो इनको पराजित कर पाना क्या है, आसान है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर जीत गए। और यहाँ पर जीत जाने के बाद अब यूची यहाँ से पराजित हो गए, और अब ये यूची यहाँ से भी अब इनको छोड़कर जाना पड़ा। और अब ये लोग अक्षाई घाटी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। यानी कि अब ये आकर कहां पर इन लोगों ने अपना निवास स्थान बना लिया, तो अक्षस घाटी में ये आकर बस गए, यूची जाति वाले। जो यूची जाति वाले जब अक्षस घाटी में आकर बस गए, तो धीरे धीरे इनका खाना बदोश, यानी कि समय के साथ साथ इनका खाना बदोश जीवन क्या हुआ, समाप्त हुआ। बदोश जीवन समाप्त हुआ, और अब यह अस्थायी जीवन यापन करने लगे। और यूचियों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, इन लोगों ने क्या किया, आगे आने वाले समय में युद्ध किया। और युद्ध किसके साथ किया, तो बैक्टीरिया के साथ किया। बैक्टीरिया वंश के बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, बैक्टीरिया को और पार्थिया पर।
और इनको क्या किया, पराजित किया। इनके राजा को इनके द्वारा क्या किया गया, परास्त किया गया। इसके राजा क्या हो गए, हार गए, और इनकी स्थिति अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मजबूत हो गई। हम लोगों ने यह इतिहास के पन्नों में से खोजकर यूची जनजाति को निकाला, और अब हम लोगों ने यह देखा यूची जनजातियों ने बैक्टीरिया और पार्थिया को पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अस्थायी जीवन यापन करना शुरू कर चुके थे। हम लोगों के द्वारा यह देख लिया गया, और यहीं पर एक राजा होता है जिसका नाम कौन सा है, उस राजा का अगर नाम पे अगर हम लोग जाते हैं, प्रथम राजा जो जिसका नाम काफी ज्यादा फेमस रहा, अगर हम लोग उसके नाम पर जाते हैं तो उसका नाम कौन सा है, आप लोगों ने पेपर अगर सॉल्व किया होगा तो देखा होगा, कुजुल कर्फिसस। नाम सुना है क्या, कुजुल कर्फिसस प्रथम। यह नाम हमें यहाँ पर क्या है, देखने को मिलता है, कुजुल कर्फिसस प्रथम। देखिए, ये इसके बारे में अगर मैं कहूं तो इसने सबसे प्रथम बार ईरान ईरान जो कि, जी अच्छा चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर कुजुल कर्फिसस के बारे में अगर देखा जाए तो इसने ही सबसे प्रथम बार सिक्का चलाया था, सिक्का चलाया था। और सिक्का या किसका चलाया था, तांबे का। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तांबे का सिक्का इसके द्वारा चलाया गया था। और इसने इसने इसके सिक्कों पर अगर देखा जाए तो एक तरफ ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया था, इसके सिक्कों पर एक तरफ ईरानी भाषा का प्रयोग किया गया था, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया था, खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ईरानी भाषा और खरोष्टी भाषा, इन दोनों की भाषाओं का प्रयोग किया गया था। जो खरोष्टी भाषा में जो लिखा हुआ था वह राजा का नाम लिखा हुआ था, कुजुल कर्फिसस कर्फिसस। तो कुजुल कर्फिसस प्रथम यह आपके खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। वहीं पर ईरानी भाषा में अगर देखा जाए तो ईरान के एक देवता का नाम था जिसका नाम क्या है, हर्मियस। हर्मियस, तो उसका नाम लिखा हुआ था। एक बार हम लोग से अगर पूछा, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बातें हो रही है, अगर आप लोगों से कभी भी पूछ दिया जाए कुजुल कर्फिसस प्रथम के बारे में, तो कुजुल कर्फिसस प्रथम के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि सबसे प्रथम बार तांबे का सिक्का चलाने वाला यही रहता है। बस इसके बारे में इतने ही पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है, इसके बारे में इतना ही पॉइंट्स आप लोग को जानना है, किसने सबसे प्रथम बार क्या किया था, तो तांबे का सिक्का चलाया हुआ था। चलो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे शासक को एक बार देखते हैं। अब हम लोगों के द्वारा इसके सेकंड शासक को देखा जाता है, और सेकंड शासक का क्या नाम था, कर्फिसस द्वितीय, या इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, बीम कर्फिसस। किस नाम से जाना जाता है, तो बीम कर्फिसस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने क्या किया है, तो जो ईरान है, ईरान के क्षेत्र को भी इसने विजिट किया, और ईरान के क्षेत्र को विजिट करते हुए जो सिंधु नदी है उस क्षेत्र को भी, और झेलम नदी, इस क्षेत्र को भी इसने क्या किया, विजिट किया। और इसको विजिट करते हुए यह पंजाब के क्षेत्र में तक आ गया। पंजाब को यह जीतने के बाद गंगा नदी घाटी यानी कि गंगा घाटी में इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रवेश किया गया था। इसने अपने राज्य को यहां तक विस्तार किया, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग यह देखते हैं कि यह अपने राज्य का विस्तार भारत की तरफ कर रहा था। और इससे पहले जो मैंने बताया आप लोग को हिंगू के बारे में, हिंगू जाति के बारे में, तो जो हाँ हिंगू जाति के बारे में जो मेरे द्वारा बताया गया है, तो यहाँ के भी राजा परिवर्तित हो चुका है, और उसका नाम है पांचाऊ। क्या नाम है, पांचाऊ। तो पांचाऊ भी अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, तो दोनों में टकराहट तो होना ही है, तो उसके बारे में लिख लेना। एक तरफ कर्फिसिस सेकंड अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और दूसरी तरफ चीनी राजा, कौन सा, चीनी राजा, और उस राजा का नाम क्या है, पांचाऊ। उस राजा का क्या नाम है, पांचाऊ। तो पांचाऊ भी क्या कर रहा था, अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। तो पांचाऊ भी अपने राज्य का विस्तार करते हुए रोमन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया था, रोमन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, एक तरफ है कर्फिसस द्वितीय जो अपने राज्य की विस्तार करते हुए गंगा घाटी क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है, और एक तरफ है चीनी राजा जिसका नाम क्या है, पांचाऊ। ये अपने राज्य का विस्तार करते हुए रोमन साम्राज्य तक पहुंच गया था। अब कर्फिसस के मन में भी डर था, ठीक ना, कर्फिसस के मन में डर था, और इसके साम्राज्य से, इसकी सेना की संख्या को देखते हुए कर्फिसस काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन फिर भी एक महानतम राजा की यह पहचान है कि डर के आगे जीत है ना। तो इसकी हिम्मत देखिए, इसने क्या किया, इसने अपने एक दूत को भेजा पांचाऊ के पास, और पांचाऊ के पास अपने दूत को भेजकर यह कहलवाया कि तुम अपनी बेटी का शादी कर दो मेरे साथ। अब बताना कि पांचाऊ जो रोमन साम्राज्य की सीमाओं को जीत रहा है और इतना ज्यादा सेना रखा है, और ये तो अभी भी छोटे प्रांत का है ना, और छोटे प्रांत का एक राजा, एक शासक, हिम्मत देखो, यह आदेश जो दिलवा रहा है कि तुम अपनी बेटी का शादी कर दो मेरे साथ। तो इस बात को सुनकर, यानी कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं युद्ध की चुनौती देना, है ना, युद्ध की चुनौती देना। तो पांचाऊ यह बात सुनकर पिनक गया, और जो दूत भेजा हुआ था कर्फिसस सेकंड, उसको बंदी बना लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, और युद्ध की घोषणा कर दिया, ठीक है ना, युद्ध की घोषणा कर दिया। और इस युद्ध की जब घोषणा हुआ तो दोनों आमने सामने होकर युद्ध लड़ते हैं, और उसमें कर्फिसस की पराजय होना तो निश्चित था। कर्फिसस क्या हो जाता है, इसमें पराजित हो जाता है, और कर्फिसस की जब पराजय हो गया, कर्फिसस की जब यहाँ पर पराजय हो जाता है, तो उपहार के रूप में कुछ सोने चांदी के सिक्के जो है देता है, तो उपहार इसको देना पड़ा था। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए ना, तो याद रखिएगा इसके बारे में, सोने और तांबे के सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिक्के इसी के समय चले हुए थे। किसके, तो सोने और चांदी के सिक्के चले हुए थे, और ये पेपर में आ चुका है, आपके पेपर में पूछा जा चुका है, और खासकर सोने के सर्वाधिक मात्रा में सिक्कों की प्राप्ति होती है। थैंक यू अर्चना, मेहर, दीप्ति, ठीक ना, सर्वाधिक मात्रा में इनकी क्या होती है, पराजय होता है। इसने उपाधियां कौन कौन सा लिया था, इसके द्वारा उपाधियां कौन कौन सी ली गई थी, इसने उपाधि बहुत ज्यादा लिया हुआ था। एक तो उपाधि था इसका महाराजा, दूसरी उपाधि अगर देखा जाए तो राजा धीराज, तीसरा देखा जाए महेश्वर,
चौथा अगर देखा जाए सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर यह सभी के सभी क्या था, इसका उपाधि था। और भारत में जो जो होता है, हाँ, कुषाण वंश है उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? यही है आपका कड़फिसस सेकंड। तो कड़फिसस सेकंड को ही वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। यही इसका क्या है? वास्तविक संस्थापक है। दूसरी पॉइंट्स इसके बारे में एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आई थिंक आप लोग को लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में ये तो लाइन पूछा गया, अभी तक ये पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा भी पॉइंट पूछा जा सकता है। अगर हम लोग यह देखते हैं कि इसके सिक्कों पर, ठीक है, इसके जो सिक्के थे उस सिक्कों पर नंदी बैल, यहीं पर हम लोग देखते हैं शिवलिंग, ठीक है, यही हम लोग देखते हैं त्रिशूल का अंकन है। इसके आधार पर यह पता लगता है कि यह मुख्यतः किसका उपासक होगा? शैव धर्म का उपासक था। शैव धर्म का क्या था? उपासक था। ये टोटल हम लोगों ने एक यूची जनजाति से शुरू किया और किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ था ये हम लोगों ने देखा। और अब यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वह कौन सा है? कनिष्क। कौन सा है? कनिष्क प्रथम। क्योंकि दूसरा इसमें कोई नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या था? कनिष्क प्रथम। और अब हम लोग को पढ़ना है कनिष्क के बारे में। अब ये कनिष्क नाम आते ही आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे सो रहे हैं अभी और 11 बच्चे क्लास देख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप लोग सो लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास करके देख लेंगे।